नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। आज की क्लास हमारी रहेगी थ्योरी की, और एक और अधिगम का सिद्धांत आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। इजी एग्जाम्पल के माध्यम से इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे ये क्या मानना है जीन पियाजे का कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और जो नन्हे वैज्ञानिक है इसकी विकास यात्रा आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जीन पियाजे का मूल दर्शन है ये क्या है कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। नन्हे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इनको बच्चों को, और इनका मानना है कि बच्चे ज्ञान को रटते नहीं है तो फिर क्या करते हैं। देखिए, बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक की तरह खुद ही जो है चीज़ों को छूकर, देखकर और अपने परिवेश के साथ क्या करके सक्रिय अन्वेषण करके ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जीन पियाजे का कहना क्या है, मानना क्या है कि बच्चे जो है ज्ञान को रटते नहीं है, सक्रिय रहकर जो है ज्ञान की खोज करते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये कहना है किसका? जीन पियाजे का। तो देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका दिमाग अनुभवों के आधार पर जो पुरानी सोच है, पुराना स्कीमा है, उसको बदलकर क्या करता है, नई समझ बनाता है, नए नजरिए बनाता है, नए दृष्टिकोण बनाता है, नए स्कीमा बनाता है। तो देखिए, दिमाग के निर्माण खंड यानी कि हम पढ़ेंगे कि बच्चे जो है कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्कीमा को और संगठन को। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि स्कीमा क्या है। दिमाग का एक पैकेट है। स्कीमा क्या है? दिमाग का एक पैकेट है। तो देखिए, इसको ना हम एक बालक की पूरी जो है स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे बच्चे की स्टोरी के माध्यम से इन्होंने जो शब्द दिए, स्कीमा, संगठन, समायोजन, असंतुलीकरण, सबको समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक 3 साल का बालक है। 3 साल का बालक आरव अपने आंगन में जो है पालतू तोते को देखता है, और उसने जो है एक धारणा, एक पैटर्न बना लिया है कि जो 2 पंख और 2 पैर, एक चोंच और जो उड़े, यानी कि जिस किसी के 2 पंख हो, 2 पैर हो, चोंच हो और वो उड़े, तो वो क्या है? चिड़िया है या फिर कहे तोता है। तो उसने जो है अपने जो है दिमाग में स्कीमा बना लिया है क्या, कि जिसके भी 2 पैर होंगे, 2 पंख होंगे और वो उड़ेगा, चोंच होगी, वो क्या होगा? तोता होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है उस बालक ने क्या, तोते का स्कीमा अपने दिमाग में बना लिया है कि यहाँ पर एक चोंच है, 2 पंख है, पैर है, और ये क्या करता है? आसमान में उड़ता है। तो ये क्या है? तोता है। यानी कि उसने अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया है। अब बात करेंगे किसकी? संगठन की। संगठन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? दिमाग की अलमारी है जिसमें बहुत सारे स्कीमा फिट होते हैं। देखिए, ये एक स्कीमा है और इस अलमारी में जो है बहुत सारे स्कीमा यहाँ पर देख सकते हैं। तोते का स्कीमा, कुत्ते का स्कीमा, बिल्ली का स्कीमा, अलग अलग स्कीमा जो है इस अलमारी में फिट है। इसी को हम क्या कहेंगे? संगठन कहेंगे। आरव इस जानकारी को अकेले नहीं रखता। देखिए, ये जो तोते वाला स्कीमा इसने बनाया है बालक ने अपने दिमाग में, इस जानकारी को इस अलमारी में वो अकेले नहीं रखेगा, और भी जानकारी उसके साथ रखेगा, और भी स्कीमा उसने बना रखे हैं। तो वो अकेले नहीं रखता, वह इसे दिमाग की उस अलमारी में रखता है जहाँ जीवित चीज़ें जो हिलती डुलती है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली रखी हुई है। यानी कि उसने जो और भी पुराने स्कीमा दिमाग में बना रखे हैं, कुत्ते का स्कीमा, बिल्ली का स्कीमा, जानवरों के जो स्कीमा बना रखे हैं, वो भी उसने जो है इस अलमारी में जो है फिट कर रखे हैं, सेट कर रखे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर देखा स्कीमा, बात की हमने यहाँ पर संगठन की। अब बात करते हैं हम किसकी? अनुकूलन की। अनुकूलन क्या होता है?
देखिए स्वयं को जो है नए माहौल में ढालना ही क्या है, अनुकूलन है। अब क्या है कि जो बालक है, आरव है, अपनी माँ के साथ पहली बार एक बड़े पार्क में जाता है और यहाँ पर वो क्या करता है कि एक नए वातावरण का सामना करता है और कुछ क्या सीखता है, नया सीखता है। अब तक बालक कहाँ था, अपने घर तक ही सीमित था। अब बालक पहली बार घर से निकलकर एक बड़े पार्क में आया है और यहाँ पर नए माहौल का सामना कर रहा है और यहाँ पर कुछ नया सीखेगा। इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अपने आप को नए माहौल में ढाल लेना ही, सॉरी, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अपने आप को नए माहौल में ढालना ही क्या है, अनुकूलन है। इस पूरी प्रक्रिया को जिसमें पुरानी सोच और नई जानकारी का टकराव होता है। देखिए पुरानी जानकारी बालक के पास क्या है कि जिस किसी के भी दो पंख, दो पैर, चोंच होती है और जो आसमान में उड़ते हैं वो क्या है, तोता है। यहाँ पर उसके पास ये जानकारी है, पुरानी जानकारी। अब बालक जो है नए माहौल में आया है और वो यहाँ पर नई जानकारी प्राप्त करेगा। आगे हम नई जानकारी क्या प्राप्त करेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो पुरानी जानकारी उसके पास है और यहाँ पर नए माहौल में उसे नई जानकारी प्राप्त हुई है, उन दोनों के बीच क्या होता है, टकराव होता है। इसे हम क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक होता है आत्मसातीकरण और एक होता है समायोजन। आगे हम इनकी बात करेंगे कि आत्मसातीकरण क्या है और समायोजन क्या है। हमने यहाँ पर देखा अनुकूलन क्या है, जहाँ पर पुरानी सोच और नई जानकारी का क्या होता है, टकराव होता है और नए परिस्थिति में स्वयं को ढालना ही क्या है, अनुकूलन है। नेक्स्ट हम बात करें आत्मसातीकरण क्या है। देखिए आत्मसातीकरण क्या है, पुरानी सोच का इस्तेमाल करना आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे कि पार्क में जो बालक है आरव, आसमान में एक बहुत बड़ा क्या देखता है, उड़ता हुआ कबूतर देखता है। जब बालक पहली बार पार्क में गया वहां पर उसने क्या देखा, कबूतर देखा और वह अपने दिमाग में पहले से मौजूद जो चिड़िया का स्कीमा, तोते का स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ था, पहले से जो जानकारी उसके पास थी, उस जानकारी के आधार पर वो इस कबूतर को क्या कह देता है, तोता कह देता है। वह तुरंत चिल्लाता है, मम्मी देखो कितना बड़ा क्या आ गया, तोता आ गया। यानी कि उसने पहले क्या सीखा हुआ था, पुरानी जानकारी उसके पास क्या है कि जो उड़ता है, दो पैर है, दो पंख है, चोंच है, वो क्या है, तोता है। और उसी पुरानी जानकारी के आधार पर उसने कबूतर को भी क्या कह दिया, तोता कह दिया, जो कि गलत है। तो देखिए जहाँ पर नवीन परिस्थितियों में पुराने ज्ञान को हूबहू बिना किसी बदलाव के जो है प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी कि पुरानी सोच का इस्तेमाल हूबहू करना नई परिस्थिति में ही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। नए जीव कबूतर को देखकर अपनी पुरानी जानकारी तोते का स्कीमा के आधार पर उसने क्या मान लिया, कबूतर को ही तोता मान लिया। पुरानी सोच में नई चीज को वैसे ही वैसे शामिल करना। एक शब्द ध्यान रखिएगा कि इसमें बदलाव नहीं होता, संशोधन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का इसमें जानकारी में संशोधन नहीं किया जाता। ना ही तो नई जानकारी में संशोधन, ना ही पुरानी जानकारी में, पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है। तो एक शब्द को पकड़ के रखना है कि इसमें जो है बदलाव नहीं किया जाता, संशोधन नहीं किया जाता। हूबहू पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में जो है प्रयोग किया जाता है बिना किसी बदलाव के। उसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आत्मसातीकरण। नेक्स्ट हम बात करें असंतुलन की कि असंतुलन क्या है। देखिए आरव की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा ये तोता नहीं, क्या है, कबूतर है। इसकी आवाज़ सुनो, कबूतर कैसे बोल रहा है, गुटर गु, और तोता कैसे बोलता है, टे टे। इसका रंग भी तो अलग है। तो मम्मी जो है आरव को समझाने की कोशिश कर रही है कि तोता कैसा है, हरे रंग का है, टे टे करता है, आवाज़ अलग है, और कबूतर जो है ग्रे कलर का है, गुटर गु करता है। तो मम्मी जो है बच्चे को समझा रही है। अब आरव जो है उलझन में पड़ जाता है। उसका जो पुराना स्कीमा है, वो तोते वाला जो स्कीमा बनाया हुआ है उसने, वो फेल हो जाता है और वह सोचता है अरे हर उड़ने वाली चीज़ तोता नहीं होती क्या। यानी कि जो उसने तोते का स्कीमा बनाया हुआ था कि हर जो है
उड़ने वाली चीज तोता होती है वो फेल हो गया, और अब जो है उलझन उसके दिमाग में हो जाती है। अब वो जो है इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है बालक में। दिमाग की इस उलझन और पुरानी सोच के काम न आने की स्थिति को हम क्या कहेंगे, असंतुलन कहते हैं। यह सीखने के बीच का कदम है। ध्यान रखिएगा, जब बालक के मन में उलझन पैदा हो जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे समायोजन की, कि समायोजन क्या होता है। देखिए, हमने पढ़ा आत्मसातीकरण, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव सूचना में, स्कीमा में नहीं होता है। हूबहू पुरानी जो जानकारी है उसको नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अब समायोजन में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें जो पुरानी सोच होती है उसमें बदलाव किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। यहाँ पर भी आपको एक शब्द पकड़ना है, जैसे हमने आत्मसातीकरण में पकड़ा था कि कोई संशोधन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा पुराने स्कीमा में। यहाँ पर पुराने स्कीमा, पुरानी सोच में क्या होगा, बदलाव होगा, संशोधन होगा। इस बात को ध्यान रखना है, आपको पकड़ के रखना है कि यहाँ पर जो है बदलाव होता है, संशोधन किया जाता है। किस में, पुरानी जानकारी या पुराने स्कीमा में। तो देखिए, पहले क्या था कि जो उड़ने वाली चीज है, बालक क्या सोचता था कि वही तोता है। अब जब उसकी मम्मी उसको समझाती है बाद में, तो वो ये चीज समझ लेता है कि हरे रंग का टे टे करने वाला तो क्या होता है, तोता होता है, और स्लेटी रंग का गुट्टर गू करने वाला क्या होता है, कबूतर होता है। अब आरव ध्यान से सुनता है और वो देखता है कि कबूतर का आकार, रंग और आवाज तोते से क्या होती है, अलग होती है। और वह अब अपने दिमाग के पुराने स्कीमा को बदलता है और क्या करता है, एक नया स्कीमा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर जो है बालक अपना पुराने स्कीमा में चेंज करे और नया स्कीमा बनाए, यानी कि अपनी पुरानी जो सोच है, जो स्कीमा उसके दिमाग में है, उसमें क्या करना है, बदलाव करना है और एक नए स्कीमा का निर्माण करना है, नए नजरिए का, नया दृष्टिकोण बनाना है। नया स्कीमा जहां पर बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, समायोजन सच सामने आने पर अपनी पुरानी जो गलत सोच है, जो उसने गलत स्कीमा दिमाग में बना रखा है, गलत अवधारणा दिमाग में उसने फिट की हुई है, गलत जानकारी जो है दिमाग में रख रखी है, उसमें क्या करना, सुधार करना और दिमाग में नया वर्गीकरण करना, नया स्कीमा जो है बनाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। पकड़ के एक शब्द आपको रखना है कि यहाँ पर जो है पुराने स्कीमा में संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है और नया स्कीमा यहाँ पर बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, समायोजन। बात करें कि जो संतुलन है, संतुलन किसे कहेंगे, मानसिक शांति। जब बालक को मानसिक शांति यानी कि संतुष्ट बालक हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, संतुलन कहेंगे। जब आरव जो है तोते और कबूतर के बीच के अंतर को पूरी तरीके से जो है समझ गया और उसके जो दिमाग की उलझन है वो क्या हो गई, खत्म हो जाती है। उसे क्या मिलती है, मानसिक संतुष्टि मिल जाती है और वह दोनों को सही सही पहचानने लगता है। अब जो है उसने पहचान लिया है, दोनों के अंतर को अच्छे से जान लिया है कि जो ग्रे कलर का गुटरगू करने वाला है वो कबूतर है और जो टैंटे करने वाला है ग्रीन कलर का वो क्या है, तोता है। तो अब जो है उसको मानसिक शांति मिल जाती है और इसी को हम संतुलन के नाम से जानते हैं। इस स्थिर और स्पष्ट स्थिति को हम क्या कहेंगे, स्थिर और स्पष्ट स्थिति को हम जो है संतुलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संतुलन क्या है। देखिए, एक बार फिर से हम जो है आत्मसातीकरण और समायोजन को देखेंगे। यहाँ से जो है क्वेश्चन निश्चित तौर पर जो है पूछा जाता है, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है आत्मसातीकरण या फिर समायोजन से। तो इसको हम एक बार और देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, इसमें क्रिया क्या होती है, एक्शन क्या होता है कि जो पुरानी सोच है, स्कीमा है, उसका हूबहू उपयोग किया जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। जबकि समायोजन में क्या होता है, जो पुरानी सोच स्कीमा है उसमें बदलाव किया जाता है।
यहाँ पर क्या होता है कि नई जानकारी को पुराने सांचे में फिट करना, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, नया स्कीमा नहीं बनाना पड़ता, नया सांचा नहीं बनाते। जो नई जानकारी है उसको पुराने सांचे में ही फिट करना यहाँ पर होता है। जबकि यहाँ क्या होता है, समायोजन में नई जानकारी के लिए यहाँ पर एक नया सांचा बनाना पड़ता है, नया स्कीमा यहाँ पर बनाना पड़ता है। किसमें? समायोजन में। अब देखेंगे यहाँ पर बदलाव क्या होता है कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव, कोई संशोधन इसमें नहीं किया जाता। किसमें? आत्मसातीकरण में। किसमें बदलाव नहीं किया जाता? स्कीमा में बदलाव नहीं किया जाता, या फिर कहे पुरानी अवधारणा या जानकारी में कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया जाता। जबकि यहाँ पर जो पुरानी सोच है उसको सुधारा जाता है और नया जो है स्कीमा बनाया जाता है, नई सोच बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, नए कबूतर को देखकर बड़ा तोता कहना, ये किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण का, यानी कि अपने पिछले ज्ञान को हूबहू नई परिस्थिति में प्रयोग करना। किसका उदाहरण है ये? आत्मसातीकरण का। यहाँ पर जो बालक है वो क्या करता है? रंग को, आवाज को देकर समझना कि यह तोता नहीं कबूतर है। अब बालक ने क्या किया? यह सीख लिया है, दोनों के अंतर को जान लिया है, और जो अपना पुराना स्कीमा तोते वाला बनाया हुआ था उसमें जो है उसने सुधार किया, और जो नई जानकारी है वो उसमें ऐड की और एक नया स्कीमा बनाया। यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था, इसमें इन्होंने बालक की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी? पहली जो अवस्था है इनकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक की अवस्था है। दूसरी अवस्था इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संचालनात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की अवस्था है। तीसरी अवस्था इनकी है मूर्त संचालन या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक की अवस्था। और चौथी या लास्ट अवस्था इसको हम कहते हैं औपचारिक संचालन या फिर कहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों की ये अवस्था होती है। तो देखिए, जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई थी? ध्यान रखेंगे, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या फिर कहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार हर बच्चा मानसिक विकास के इन 4 सीढ़ियों से कर्मानुसार गुजरता है और कोई भी अवस्था छोड़ी नहीं जा सकती। देखिए, जो मानसिक विकास की इन 4 सीढ़ियों से, इन 4 अवस्थाओं से हर बालक गुजरता है। इनमें से कोई भी अवस्था छूटी नहीं जा सकती, छोड़ी नहीं जा सकती। तो देखिए, इन 4 अवस्थाओं को पढ़ेंगे। बात करें किसकी? इनकी पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था। कितनी एज के बालक की अवस्था होती है? तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसकी अवस्था को इन्होंने क्या कहा? संवेदी प्रेरक अवस्था। इस अवस्था में जो बालक है, बच्चा केवल अपनी इंद्रियों से देखना, सुनना, छूना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। तो देखिए, इस अवस्था का जो बालक है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था का जो बालक है, वो अपने आँख, कान, नाक यानी कि इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। साथ में ही बात करेंगे किसकी? वस्तु स्थायित्व की। तो देखिए, जब बालक 2 वर्ष तक होने को आता है, यानी कि इस अवस्था की लास्ट में जब आता है वो बालक, तब उसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि बालक को यह समझ आता है कि कोई चीज आंखों के सामने ना होते हुए भी वह अस्तित्व में है। मानकर चलिए इस अवस्था का जो बालक है उससे आपने जो है खिलौना छिपा दिया है, लेकिन अभी उसमें क्या आ गया है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। उसको यह बात समझ आ गई है कि खिलौना भले ही आंखों के सामने नहीं है, छिपा हुआ है, वो वहीं पर ढूंढेगा, उसको आसपास ढूंढेगा, और देखिए वो खिलौने को ढूंढ भी लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि खिलौना भले ही आंखों के सामने हो ना हो, लेकिन वो यहीं पर है, कहीं छिपा हुआ है।
तो वस्तु स्थायित्व का गुण इस अवस्था में जो है आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस अवस्था के अंत तक बच्चा यह समझ जाता है कि कोई अगर खिलौना छिपा दिया गया है तब भी वह क्या है, मौजूद है और वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु स्थायित्व का गुण कई बार पेपर में आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में विकसित होता है। तो याद रखिएगा, इनकी पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें इनकी दूसरी अवस्था की, ये कौन सी अवस्था थी, पूर्व संचालनात्मक अवस्था या फिर कहे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की अवस्था है। और देखिए बच्चा जो है इसमें कैसे सीखता है, बच्चा भाषा सीखता है, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से सीखता है। याद रखिएगा, प्रतीकों का उपयोग करना इसमें क्या करता है, शुरू कर देता है, लेकिन अभी वह तार्किक सोच नहीं कर पाता। यहाँ पर बालक तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। सीखता कैसा है, प्रतीकों के और संकेतों के माध्यम से। बालक जो है प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बालक जो है एक झाड़ू पर बैठा हुआ है और झाड़ू को क्या कह रहा है कि मैं घोड़े पर बैठा हूँ। झाड़ू को ही घोड़ा बनाकर उससे जो है वो खेल रहा है, यानी कि उसको घोड़े का प्रतीक उसने समझ लिया है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है बच्चा एक साधारण झाड़ू को घोड़ा मानकर उस पर जो है सवारी करने का खेल खेलता है। और याद रखेगा, इसी अवस्था में क्या, जो निर्जीव वस्तु है उनमें भी बालक क्या समझता है, जीवन समझ लेता है। यहाँ पर आप बात करेंगे किसकी, जीववाद की। बालक में यहाँ पर कौन सा गुण देखने को मिलेगा, जीववाद का गुण यहाँ पर आपको बालक को इस एज में, इस अवस्था में देखने को मिलेगा। बालक हर निर्जीव वस्तु में क्या समझता है, जीवन समझता है। मानकर चलिए कोई बालक जो है फर्श पे गिर गया तो वो रोने लग जाता है। मम्मी पूछते क्या हुआ, कि फर्श ने मेरे को चोट मारी। तब मम्मी अगर फर्श को 1-2 मार देती है तो बालक खुश हो जाता है कि मेरी मम्मी ने बदला ले लिया। क्यों? क्योंकि वो फर्श को भी क्या समझ रहा है, जीवन उसमें समझ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जीववाद का गुण कौन सी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर कहे पूर्व संचालनात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी, 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालकों की ये अवस्था है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 चीजें याद रखनी है। बच्चा जो है भाषा सीखता है, भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है, साथ में ही प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से सीखता है। साथ में ही यहाँ पर बालक में जीववाद का जो गुण है वो देखने को मिलेगा। बात करें इनकी तीसरी अवस्था की, तो ये कौन सी अवस्था है, मूर्त संचालन अवस्था या फिर हम इसको कहे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सॉरी, ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों की अवस्था है। कौन सी, तीसरी अवस्था इनकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों की अवस्था है। अब यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है कि बच्चा सामने रखी, यानी कि जो मूर्त चीजें हैं उनको देखकर तार्किक सोच जो है वो विकसित करता है। यानी कि बालक के सामने चीजें सामने होनी चाहिए, तभी जो बालक है, या फिर कोई चीज बोल दीजिए, वस्तु कह लीजिए, या फिर कोई घटना है वो कह लीजिए, बालक उसके ऊपर तभी सोच पाएगा जब वो उसके सामने होगी, सम्मुख होगी, मूर्त रूप से होगी। तभी जो बालक है उसमें क्या कर पाएगा, उसके बारे में चिंतन कर पाएगा। वस्तु मूर्त रूप से उसके क्या होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। तो इस अवस्था में मूर्त रूप से जो है चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, मूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बात करें कि जो ये अवस्था है, तीसरी अवस्था इनकी कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक की अवस्था। इसमें आपको बालक में संरक्षण का गुण देखने को मिलेगा कि बालक जो है इस अवस्था में यह समझ लेता है कि अगर हम लंबे गिलास की कोल्ड ड्रिंक को छोटे और चौड़े गिलास में, यानी कि बर्तन बदल दे, लंबे गिलास की कोल्ड ड्रिंक को हम किस में डाल दे, चौड़े और छोटे गिलास में, कम हाइट के गिलास में डाल दे, तो जो कोल्ड ड्रिंक की मात्रा है वो नहीं बदलेगी। बालक को ये समझ आ गया है
कि बर्तन बदलने से अब चीज़ों की जो मात्रा है वो नहीं बदलेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि बालक जो है संरक्षण को समझने लग गया है, संरक्षण का गुण उसमें आ गया है। बच्चा समझ जाता है कि एक लंबे पतले गिलास का जो पानी है चौड़े बर्तन में डालने पर पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, वह बदलती नहीं है। इसे ही हम क्या कहेंगे, संरक्षण का गुण कहेंगे। ये कौन से बालक में होता है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक में होता है। एक और चीज याद रखिएगा, संख्या ज्ञान इस बालक को हो जाता है। 7 से लेकर 11 वर्ष तक का जो बालक है इसको संख्या का ज्ञान हो जाता है। मानकर चलिए आपने बालक को 200 रुपए दिए और दुकान से जो है कुछ सामान लाने को कहा। अब जो है बालक 200 रुपए का सामान दुकान वाले से पूरे हिसाब करके लाएगा, कौन सी चीज कितने की है, पूरे पैसे बराबर लाएगा, आपको आकर बताएगा कि ये चीज इतने की आई, ये चीज इतने की और बचे हुए पैसे ये है। यानी कि बालक के अंदर जो है संख्या का ज्ञान जो है उसको हो गया है। साथ में ही बात करेंगे किसकी, कर्मानुसार। यानी कि इस अवस्था में बालक कोई भी वस्तु या चीज हो उसको कर्म में लगाना सीख जाता है। मानकर चलिए उसके सामने कुछ डब्बे रखे हैं जिनका साइज छोटा बड़ा, उससे बड़ा या कोई छोटा, अब वो उनको कर्म में लगा सकता है। ऐसा नहीं करेगा कि पहले छोटा लगा दिया फिर बड़ा लगा दिया फिर छोटा। अब वो कैसे लगाएगा, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यानी कि उसको जो है कर्म का ज्ञान हो गया है। इसी के साथ बात करें किसकी, वर्गीकरण की। तो देखिए यहाँ पर जो बालक है उसको वर्गीकरण समझ आ गया है, चीजों को अलग करना उसने सीख लिया है। जैसे कि आप उसके सामने ढेर सारी आकृतियां रख दीजिए तो वो गोल चीजों को एक तरफ करेगा, लंबी को एक तरफ, जो चौड़ी है उनको एक तरफ, चाकोर चीजों को एक तरफ कर देगा। या फिर आप खिलौने दे दीजिए, बड़े खिलौने एक तरफ, छोटे एक तरफ, रबड़ के एक तरफ, मेटल के एक तरफ, प्लास्टिक के एक तरफ। तो इस तरीके से जो बालक है वो क्या कर पाता है, इस एज में उसको वर्गीकरण की योग्यता उसमें आ जाती है। साथ में ही ध्यान रखिएगा क्या, पारस्परिक संबंध की क्षमता, पारस्परिक संबंध बनाने की क्षमता का जो योग्यता है, जो गुण है, वो इस एज में आ जाता है, बालक में आ जाता है। बहुत जल्दी ही जो है संबंध स्थापित करता है, मित्र बना लेता है। मानकर चलिए एक बालक जिसका नया नया एडमिशन हुआ है स्कूल में, अब उसके घर वाले तो परेशान है कि आज बच्चे का पहला दिन है स्कूल में, किसी को भी नहीं जानता, पता नहीं रो रहा होगा या क्या कर रहा होगा। अब जब बालक घर आता है और उसकी मम्मी उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा गया, तो बालक बड़ा ही खुश होकर कहता है कि मम्मी मैंने 5 दोस्त बनाए हैं आज। कितने दोस्त, 5 दोस्त। यानी कि बहुत ही जल्दी वो क्या बना लेता है, संबंध बना लेता है। कौन सा बालक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक का जो बालक है वो बहुत ही जल्दी मित्र बनाता है, संबंध स्थापित करता है, वर्गीकरण उसको करना आ जाता है, चीज़ों को क्रम में लगा लेता है और संख्या ज्ञान उसको हो जाता है। साथ में ही संरक्षण का गुण जो है उसमें आ जाता है। ये कौन सी अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की ये तीसरी अवस्था थी। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे इनकी चौथी अवस्था को। ये है इनकी लास्ट अवस्था, चौथी अवस्था, औपचारिक संचालन अवस्था, या फिर कहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कहे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन से बालक है इसमें, 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बालक की अवस्था है, या फिर कहे 11 वर्ष से के आगे जो बालक है उन तक की अवस्था, किशोर अवस्था तक के बालक की अवस्था है ये 11 वर्ष से लेकर। तो देखिए इसमें क्या होता है, अमूर्त और वैज्ञानिक रूप से सोचने की जो क्षमता है बालक में आ जाती है। अब चीज़ें जो है, अब चीज़ों का सामने होना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई घटना है, कोई विषय है, वो बालक के सामने नहीं है, तब भी वो जो है उसके बारे में सोच सकता है। कोई समस्या आ गई है जो उसकी आंखों के सामने नहीं है, मूर्त रूप से दूर है कहीं, और फिर भी वो उस समस्या का क्या कर सकता है, समाधान निकाल सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था हम इसको कह सकते हैं।
अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त रूप से अब चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में चिंतन कर सकता है। देखिए, काल्पनिक और तार्किक सोच का विकास हो जाता है इसमें। बच्चा बिना किसी वस्तु को देखे यदि x y से बड़ा है जैसी गणितीय या काल्पनिक समस्याओं को दिमाग में ही हल कर लेता है। अब बालक के सामने अगर आप कोई चीजें लिख कर दे दे कि जो y है वो x से बड़ा है, y क्या है, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल उसके सामने दे कि y क्या है, x से बड़ा है लेकिन l से छोटा है, जबकि x m से क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो इनमें से कौन सबसे बड़ा है, ये बालक जो है उसका हल दिमाग में ही निकाल लेगा। अब इसको जो है मूर्त रूप से इस प्रकार कोई व्यक्ति सामने खड़े किए जाए ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो अब जो है अमूर्त रूप से भी ये चीज़ों के बारे में सोच सकता है, समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो ये इनकी कौन सी अवस्था थी, ये थी जीन पियाजे की चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर कहे औपचारिक संचालन अवस्था। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इस सिद्धांत का। ज्ञान का निर्माण एक निरंतर यात्रा है। देखिए ज्ञान का निर्माण, जीन पियाजे क्या मानते हैं कि ज्ञान जो है सतत रूप से होता रहता है, निरंतर एक प्रक्रिया है ज्ञान का निर्माण। इसमें बालक क्या करता है, सक्रिय रूप से अनुभव लेता है, सक्रिय रूप से जो है ज्ञान का निर्माण करता है। अपने दिमाग में क्या बनाता है, स्कीमा बनाता है, स्कीमा बनाता है। और अगर कोई स्कीमा गलत फिट हो गई है तो फिर क्या, उसके दिमाग में अगर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो अपने दिमाग में जो पुरानी स्कीमा है उसमें क्या करता है, बदलाव करता है और नई स्कीमा का निर्माण करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नई स्कीमा बनाना। इसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन करते हैं। और समायोजन करते करते वो उच्च मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। पियाजे के अनुसार सीखना एक क्या है, निषिद्ध प्रक्रिया नहीं है, सतत प्रक्रिया है, निषिद्ध प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली चक्र है। कैसी प्रक्रिया माना है इन्होंने, सीखने को एक निरंतर प्रक्रिया माना है जहां एक नन्हा वैज्ञानिक अपने आसपास की दुनिया से टकराता है, अपनी पुरानी सोच को तोड़ता है और नई बेहतर समझ बनाता है। यानी कि पुराने स्कीमा को छोड़कर पुराना गलत स्कीमा जो है उसमें बदलाव करके नया स्कीमा बनाता है, नई समझ बनाता है। तो जीन पियाजे का मानना क्या है कि बालक जो है अनुभव द्वारा जो है नई नई जानकारी अपने दिमाग में फिट करता है, नए नए स्कीमा बनाता है जिनके द्वारा बालक का सीखना होता है। तो देखिए ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।